है, इसको आप देख रहे होंगे, ये चित्र है। किसी क्षण आरोपित वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, उसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा I इक्वल टू dq अपॉन dt, इसको याद रखना है। इसका इस्तेमाल इस डेरिवेशन में करना है। अब हमें Q का मान चाहिए, Q इक्वल टू CV होता है, आपने संधारित्र में पढ़ा था। V का मान यहाँ से रख दीजिए, ये रख दिए। अब इसे पूरा उठा के Q की वैल्यू है तो यहाँ रख दीजिए, तो ये रख दिए I इक्वल टू, और ये I हो गया, ये इक्वल टू हो गया, ये बाई डी बाई डी टी हो गया, और ये यहाँ पे Q का मान ये है, तो Q का मान यहाँ रख दिए। CV 0 को बाहर निकाल लीजिए डी बाई डी टी से, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का जब अवकलन करेंगे तो ओमेगा कास ओमेगा टी आएगा, तो ये हमें मिल गया। अब हम कास को साइन में बदलेंगे तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, ये बदल गया। यहाँ पर हमने लिखा I0, और यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि जहां I0 इक्वल टू सी V0 ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये कहाँ से आया। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि ये I0 इक्वल टू सी V0 ओमेगा जो है, ठीक है, I0 इक्वल टू सी V0 जो ओमेगा है, दैट इज इंटरेस्टिंग। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे ही इसमें आगे के बहुत बड़े बड़े काम अभी होने बाकी हैं। इसलिए ये जो जहां है इसको स्पेशली याद रखिए। ऐसा कभी कभी होता है, कुछ डेरिवेशनों में ही ऐसा होता है कि जो यहाँ आप जहां जहां लिखा करते हैं इसको उठाया गया हो, तो इससे हम बहुत सारी चीजें अभी पता करने वाले हैं। लेकिन अभी इसके पहले 3 ग्राफ, तो 3 ग्राफ देखिए इसके। पहला ग्राफ है आपका V या I और T ग्राफ, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा और समय ग्राफ। तो ये कैसे आएगा? आप इन समीकरणों 1 और 2 को देखिए जरा। इन समीकरण 1 और 2 को देखने से ये समझ में आ रहा है, इनके कोण देखिए। यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ क्या है, ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस सर्किट में धारा बह रही है वो वोल्टेज से पहले हाई हो जाती है। क्यों? कैसे पता चला? भाई यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी प्लस 90 है, ठीक है, मतलब धारा कला में आगे है, अर्थात अग्रगामी। तो अग्रगामी जब धारा होती है तो उसके लिए आप ग्राफ कैसे बनाते हैं? देखिए बनाइए, ये तो ये डार्क लाइन हो गई वोल्टेज के लिए, डार्क लाइन हो गई वोल्टेज के लिए, ए भी लिखा है मैंने, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब धारा के लिए क्या करेंगे? तो धारा क्या है, अग्रगामी है, तो धारा को इसको आगे दिखाना है, तो कैसे करेंगे? देखिए जब ये मूल बिंदु पर है वोल्टेज, तब धारा को आप आगे दिखाना चाहते हैं, तो धारा को आगे दिखाने के लिए इसको इसके लेवल से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें धारा को। धारा को आप आगे दिखाना चाहते हैं तो धारा को कहां से स्टार्ट करें? धारा को आप यहां से स्टार्ट करें। देखिए मैं कैसे करता हूं, और इसके बीचों बीच से निकाले, ठीक है, ये देखिए मैंने इसको कैसे निकालना शुरू किया, ठीक, ऐसे, और फिर यहां से बीचों बीच से ले जाएं, फिर ऐसे। तो ये है एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो इस तरह से एक ग्राफ ये आएगा। यहां आपको बोलना है इस ग्राफ में, ये तो मूल बिंदु है, V या I, और ऐसे कर दीजिए, और यहां पर समय दिखा दीजिए। तो इस तरह से ये आपका एक ग्राफ हुआ ये। अब दूसरा अति महत्वपूर्ण ग्राफ, ध्यान से सुने सभी लोग, ये R, C और L तीनों के कला आरेख जिसको बनेंगे उसी को ये अध्याय बनेगा इसके आगे। यदि आप कला आरेख आपसे नहीं बनता तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए बहुत सरल भी है, ऐसा भी नहीं कि कठिन है, तो क्लिष्टता नहीं है कला आरेख में। देखिए कला आरेख निकालते कैसे हैं? समीकरण 1 और 2 की सहायता से। समीकरण 1 में V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी, कोणांक में जाइए, कोण में जाइए। यहाँ पे क्या है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, यहाँ का कोण ये है, माने ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये कोण है। यहाँ पर तो धारा अग्रगामी है, ये बात आप अच्छी तरह से जान चुके हैं समीकरण 1 और 2 की सहायता से, क्योंकि समीकरण 2 में धारा का समीकरण है समीकरण 2, और इसमें प्लस 90 है इसके कोण में। तो मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से
90 अंश कला में अग्रगामी है, या कला में धारा 90 अंश अग्रगामी है। तो इसका ग्राफ बनेगा, इसको बोलते हैं कला आरेख। देखिए कैसे बनता है, कला आरेख। तो कला आरेख इसके दो तरह के होते हैं। ये दोनों कला आरेख मैं यहाँ बना रहा हूं। यहाँ पर ये कैसे बोल दिए गए, ठीक है। और यहाँ क्या बोलने वाला हूं मैं, इस अक्ष में BC और इस अक्ष में I0, ऐसे बोल दिया। क्या मतलब है इसका, देखिए कला आरेखों को, कला आरेखों में जो वोल्टेज और धारा लेना उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, माने एंटी क्लॉकवाइज टाइप की दिशा लेना है, ठीक है। इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है आपको ऐसे लेना, ऐसे घूमना है, ये दिशा देखिए। तो जो आगे है उसे एंटी क्लॉकवाइज में ले जाना है, माने ये पीछे था, अब इसके आगे क्या है, एरो देखिए इसका, ये एरो, इसके आगे कौन है, धारा है। तो धारा को क्या किया अपन, आगे उठा दिया। यहाँ पर देखो ये है, अब फिर 90 डिग्री आगे कौन है, देखो यहाँ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो वोल्टेज से 90 डिग्री धारा आगे, वोल्टेज से 90 डिग्री धारा आगे। तो किधर ले जा रहे हैं इसको, इधर। इसको किधर ले जा रहे हैं, इधर। तो इतनी छोटी सी बात है ये, ठीक है। अब इन दोनों में ज्यादा उपयोगी कौन सा है, ये वाला। लेकिन कहीं कहीं किताबों में ये भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको बताया। बाकी उपयोगी ये है, ठीक है। तो इसे अपन माइंड करेंगे ज्यादा, क्योंकि मतलब इस प्रकार का आगे आएगा भी, तो इस माने इस कला आरेख की आगे हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो ये याद रखें, ठीक है। कल वाला जो था जिसमें केवल प्रतिरोध था, उसका कला आरेख कैसे था, ऐसे V0 I0, इसको याद रखे रहिए। एक ये कला आरेख है, और इसके कला आरेख दो में से एक याद करना है, कौन सा, ये वाला, इसको ध्यान रखे रहिए। तो ये दो, ये मुख्य मुख्य है आपका कला आरेख, ठीक है, आपको ये मिल गया। नंबर 3 में है फेजर आरेख। फेजर आरेख, तो मैं आपको बता दूं, फेजर आरेख केवल 3 सर्किटों में है, इसके बाद फेजर आरेख नहीं है, ना ही उसकी कोई उपयोगिता है। तो फेजर आरेख एक तो उसमें बता दिए थे, एक इसमें फेजर आरेख अभी बनने वाला है, ठीक है। और इसके बाद फिर फेजर आरेख किसमें आएगा, इसके बाद फेजर आरेख आएगा आपका एल वाले, केवल एल वाले सर्किट में फेजर आरेख आएगा। तो इसको समझिए। फेजर आरेख में क्या करते हैं, जैसे ये है, अपन इसको चूज कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा उठा देना, मतलब रहेगा डिफरेंस 90 अंश का, लेकिन इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमा देना है। इसने भी घुमाए थे कल, इसको भी घुमाएंगे। देखो इसको घुमाने पर अपने को मिलता क्या है, ठीक है। तो इसको अपन घुमा रहे हैं, इसको घुमाने जा रहे हैं, और 90 डिग्री रहना चाहिए। देखो ये है यही चीज, VC। VC मैंने यहां लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, VC, ठीक है। ये VC हो गया, और ये हो गया I0, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये VC है, और ये I0 है। अब I0 से आप क्या करें, इसमें लंब खींचना। देखो इन दोनों के बीच का कोण 90 अंश यहाँ होना चाहिए, ध्यान रखें। यदि ये 90 अंश का कोण की तरह ये नहीं दिख रहे हैं, तो वो जान जाएगा कि इससे नहीं बनता। तो इन दोनों के बीच का कोण इधर वाला 90 अंश होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप इसको न्यून कोण ना बनाएं, ऐसे ना बनाएं। देखो इन दोनों के बीच में 90 अंश नहीं है, तो इसलिए अच्छे से ऐसे उठाएं, ठीक है, कि 90 अंश दिखे। तो ये 90 अंश दिख रहा है। फिर इससे क्या करिए कि इसमें एक लंब खींच दीजिए, और इसमें इससे लंब कहीं से भी खींच दे, और इसको बोल दीजिए I, और इसको बोल दीजिए V। तो ये तात्क्षणिक धारा है, और ये तात्क्षणिक वोल्टेज है, VC। आप यहाँ IC भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कीजिए, नहीं धोखा होगा। और यहाँ VC भी नहीं कीजिए, VC यहाँ है, तो यहाँ पर I और यहाँ पर V, ऐसे बोलिए। बस ये फेजर आरेख बन गया, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि अभी भी मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं, कला आरेख ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज और धारा दोनों का खेल है, ठीक।
वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। तो ये हो गया। अब मैंने बोला था ये जो जहां लिखा हुआ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, तो इसको अपन यहाँ कहीं यूज करेंगे। देखो अभी VC I0 इक्वल टू C V0 ओमेगा, इसको हम मुख्य रूप से यूज कर रहे हैं। और ये जो ट्रिक यहाँ आने वाली है, ये जो नई बात यहाँ आने वाली है, इसको बहुत आराम से समझिए। ये जो बातें थी ये, अच्छा एक चीज देखो, अभी कोई आए और देखे बोलेगा ये बहुत कठिन है, जबकि इसमें देखो कुछ नहीं है, नई चीज जरूर है और सारे सर्किटों में यही है, इसी तरह। ठीक है, तो अब हम पहुंच रहे हैं इसको जहां वाले को लेके, और इसको इस साइड पढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस जहां वाले को उठा के यहां रखते हैं, I0 इक्वल टू CV0 ओमेगा। अब देखिए इससे आगे की कहानी प्रारंभ होगी। ओम के नियम के आधार पर आप कुछ बातें जानते हैं कि ओम का नियम V इक्वल टू RI जैसे होता है। ठीक है, अब V बटे I इक्वल टू R होता है। ठीक, तो इसको भी इसी लैंग्वेज में हमें लिखना है। इसे क्या, V0 बटे I0, इसके बराबर क्या होगा, 1 बटे ओमेगा C, इसके बराबर होगा। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि V0 बटे, कुछ नहीं कर सकते, बस बढ़िया तो है, तिर्यक गुणा ये सबसे बनता है। देखिए देखिए हमने यहाँ तिर्यक गुणा किया। ये हमें कैसे मालूम कि इसको लाना है, इसको देखते। ठीक है, इसको हमने देखा, इसके आधार पर हमने इसको लिखा। ठीक, अब चलिए इसके बाद इसको आप क्या कहेंगे, समीकरण कोई कह दीजिए, समीकरण 3। ठीक है, अच्छा देखिए ये समीकरण 3 इसी से आया, इसी से हमने इसका तिर्यक गुणा किया। कक्षा 6 का तिर्यक गुणा है ये, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया, इसमें क्या किया कि इसको और इसको नीचे ले आए। जब I0 को इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1। ठीक है, I0 को जब नीचे ले आएंगे तो यहाँ बचेगा 1। C को W को इसको खींच के नीचे ले आए तो 1 बटे CW या ओमेगा C, W मतलब ओमेगा, C को और ओमेगा को खींच के नीचे ले आए तो ओमेगा C हो गया। चाहे C ओमेगा लिखो चाहे ओमेगा C में ज्यादा सुविधा रहती है। और इसको ले आई इधर तो ये V के नीचे I0 हो गया, तिर्यक गुणा हुआ। यहाँ कुल मिला के तिर्यक गुणा। इसको थोड़ा दूसरी तरह से भी लिख लें, या V0 बटे I0 बराबर 1 बटे ओमेगा C, इसको बोल देते हैं समीकरण 3। इससे कोई सुविधा रहेगी, इसलिए जो आपने रफ किया है इसको देखिए। अब बोलेंगे इसकी तुलना ओम के नियम V बटे I बराबर R से करने पर, इसकी तुलना हम V बटे I बराबर R से करने वाले हैं। तो इसके नीचे आप V बटे I बराबर R लिख के देखिए, V बटे I बराबर R। ठीक है, देखो जैसे ये लिखा है वैसे ये लिखा है, जैसे ये लिखा है वैसे ही ये लिखा है। लेफ्ट हैंड में V बटे I, यहाँ भी एक प्रकार का V बटे I ही लिखा हुआ है, यहाँ भी एक प्रकार का V बटे I ही लिखा हुआ है। ये शिखर मान है, ये तात्क्षणिक मान है, बस अंतर इतना है। तो इस परिपथ में जो ये यूज हुआ V0 बटे I0 आपने यहाँ देखा, और आप जानते हैं कि ये शिखर मान है, बस और कुछ नहीं। जब आप इससे तुलना करेंगे तो तुलना करने पर आपको क्या मिलता है, मैंने ये समझाने के लिए लिख दिया, आपको ऐसे केवल लिखना है सेंटेंस। ठीक है, तो जब हम लोग जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या पाते हैं कि इससे तुलना करने पर, अब इसे मिटाएंगे है ना,
ऐसे इससे तुलना करने पर, ये थ्योरी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी तुलना v बटे आई बराबर आर से करने पर, देखो v बटे आई बराबर आर, एक बार फिर से लिखें, v बटे आई बराबर आर, तो ये तो दोनों एक जैसे हैं, तो फिर ये भी दोनों एक जैसे ही होंगे, अर्थात इस परिपथ का ये प्रतिरोध कहलाएगा, इस परिपथ का ये प्रतिरोध कहलाएगा। जैसे ओम के नियम में प्रतिरोध क्या है, आर है, उसी प्रकार इस परिपथ का ये प्रतिरोध कहलाएगा। इसे लिखेंगे कैसे, ये देखिए, से तुलना करने पर परिपथ का प्रभावी, यहां क्या लिखा हुआ है, प्रभावी, प्रभावी प्रतिरोध बराबर 1/ओमेगा सी। देखो ये परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है, जब हमने इसकी तुलना इससे किया तो लेफ्ट हैंड इक्वल तो राइट हैंड भी इक्वल। तो ये परिपथ का, माने ये जानने के लिए कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये जान गए हम जब हमने ओम के नियम से तुलना किया, तो हम जान गए। ओम के नियम से तुलना क्यों किया, क्योंकि इसमें v बटे आई है, अब इस v बटे आई ओम के नियम में होता है, तो v बटे आई बराबर आर, तो v बटे आई बराबर आर, ये भी आर ही है, आर मीन्स प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का नाम क्या है, प्रभावी प्रतिरोध, ठीक है। और इस प्रभावी प्रतिरोध को काहे से दर्शाते हैं, इस प्रभावी प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं एक्स सी से, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। इस एक्स सी का नाम हम आपको पहले बता चुके हैं, और इसका नाम क्या है यहां लिखेंगे, अर्थात धारितीय प्रतिघात। ये देखो यहाँ प्रतिघात शब्द आ गया, इस प्रतिरोध का नाम क्या है, प्रतिघात। तो ये प्रतिघात शब्द आया, ठीक है। इस प्रतिघात शब्द को स्मरण रखेंगे, ये बहुत यूज होगा। तो यहां से हमें मिला इसका क्या, प्रतिरोध, ये इसका प्रतिरोध मिला। अब हम इसको मिटा के अभी इसकी चर्चा आगे चलेगी, तो इसको मिटा रहे हैं। ये मिटा दिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब इसको लेके आगे बढ़ना है। देखिए क्या है इसमें, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ये आपको पता है। अच्छा, इसके बाद कक्षा 11 से और कक्षा 12 में भी मैंने आपको ये बात बताई है कि ओमेगा बराबर 2π/t होता है। ओमेगा बराबर 1/t क्या है, ये आवृत्ति है, टी केवल आवर्तकाल है, लेकिन 1/t है ना यहाँ, 1/t, तो 1/t मतलब आवृत्ति। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2π/न्यू, तो चाहे न्यू लिखिए चाहे यन लिखिए, मैं यहाँ न्यू लिखे दे रहा हूँ, न्यू आवृत्ति, ठीक है। तो आपको क्या मिला, ओमेगा बराबर 2π/न्यू, तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं ये आगे पता चलेगा। एक्स सी बराबर 1/2π/न्यू सी, यहाँ क्या आ गया, 1/2π/न्यू सी, कहां से आया, ऊपर से, आपको पता चला कहां से आया। अच्छा, अब यहां हम इसे दो भागों में बांटने वाले हैं। कैसे दो भागों में, एक तो काम है इसका, एक प्रकार से हम इसका यूज करने वाले हैं डीसी धारा में, माने डायरेक्ट करंट, और एक यूज करने वाले हैं एसी धारा में। हालांकि हम एसी धारा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ डीसी की जरूरत है, और डीसी की जरूरत माने दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं, दिष्ट धारा की जरूरत है, और प्रत्यावर्ती धारा की जरूरत है। तो दिष्ट धारा किस तरह की होती है, दिष्ट धारा ऐसे होती है, ऐसे एक प्रकार की, और दूसरी प्रकार की दिष्ट धारा इस प्रकार होती है। ये दिष्ट धारा का संकेत है, ठीक है। तो दिष्ट धारा में हमें ये वाली नहीं लेना, ये वाली लेना है, ठीक है। ये एक समान दिष्ट धारा है, ये परिवर्ती दिष्ट धारा है, तो इसको परिवर्ती वाली को नहीं लेना। ये दिष्ट धारा का ग्राफ है, इधर भी होता है और इधर आई, ऐसे, ये दिष्ट धारा का ग्राफ है, एक समान दिष्ट धारा का, ठीक है।
इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आवृत्ति नहीं होती। एक समान दिष्ट धारा में आवृत्ति नहीं होती। आवृत्ति नहीं होती इसका मतलब ये कि न्यू कितना होता है, 0। दिष्ट धारा में न्यू क्या होता है, 0। और प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे देश में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो 50 साइकिल प्रति सेकंड है, 50 चक्र प्रति सेकंड है। ठीक है, 50 साइकिल पर सेकंड जो इंडिया में यूज होती है। लेकिन हम इस सिस्टम को केवल इंडिया भर में यूज नहीं कर सकते, वो तो कहीं भी कर सकते हैं, ब्रिटेन में कर सकते हैं या किसी भी देश में यूज हो रहा है तो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते कि 50 साइकिल पर सेकंड, नहीं। आपने कोई डायनेमो बनाया 80 साइकिल पर सेकंड के लिए तो उसमें भी काम करेगा, ये फार्मूला है। ब्रिटेन में जाइए तो 60 साइकिल पर सेकंड है, उसमें भी काम करेगा। अपने देश में 50 साइकिल पर सेकंड है तो उसमें भी काम करेगा। तो इसलिए हम पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि ये फार्मूला किसके लिए, ठीक है। तो लेकिन अभी हम इस्तेमाल करेंगे। माने आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। डीसी धारा की आवृत्ति 0, अभी समझाया मैंने। एसी धारा की आवृत्ति 0 नहीं, बहुत अधिक। 50 साइकिल पर सेकंड अधिक नहीं है, 60 साइकिल पर सेकंड ये अधिक ही तो है। तो कुल मिला के 0 नहीं होता, अधिक होता है, ये बोलते हैं। क्या, आवृत्ति। डीसी धारा की आवृत्ति 0, एसी धारा की आवृत्ति 0 नहीं, 0 से ज्यादा। तो देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग मटेरियल आने वाला है। फॉर डीसी, फॉर डीसी मतलब डीसी करंट के लिए क्या, न्यू बराबर 0, इसको बोल दीजिए आप समीकरण 4। तो ये क्या हुआ, न्यू बराबर 0 काहे में, फॉर डीसी माने डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा के लिए दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, तो इसलिए मैंने लिखा फॉर डीसी न्यू इक्वल टू 0। अब इसको ऊपर रख दीजिए समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स सी बराबर 1/2 पाई 0 इंटू सी। तो क्या मिलेगा, 1/0। 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत। ठीक है, तो 1/0 का मतलब क्या हो गया, अनंत। ठीक है, अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। वो क्या है कि दिष्ट, ये क्या है, ये कहलाया केवल धारिता युक्त, केवल धारिता युक्त एसी परिपथ का प्रतिरोध दिष्ट धारा के लिए अनंत होता है। इसकी हिंदी क्या कहलाई, इसकी हिंदी कहलाई कि एसी परिपथ, सॉरी डीसी, केवल सी युक्त, केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ के लिए, केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ के लिए, ठीक है, केवल संधारित्र युक्त एसी परिपथ के लिए ये प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध है, अनंत। मतलब ऐसा नहीं, थोड़ा सा और सरल लैंग्वेज में, जिस परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा होता है उस परिपथ के लिए, उस परिपथ में यदि आप डीसी धारा प्रवाहित करें, यहां पर डीसी का प्लग लगाएं तो उस डीसी का प्लग लगाने से आप इसमें डीसी धारा प्रवाहित करना चाहें तो उस डीसी धारा के लिए प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। जबकि किसी चालक का प्रतिरोध अनंत नहीं होता, लेकिन जब संधारित्र लगा होता है तब उस परिपथ में डीसी धारा नहीं बह सकती, 110% नहीं बह सकती। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ बात बता रहा हूं जो आपको इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। वो क्या, कौन सी धारा, कौन सी डीसी धारा नहीं बह सकती, एक समान दिष्ट धारा जिसकी आवृत्ति 0 होती है। लेकिन असमान दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 नहीं होती, ठीक है, तो उसे प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी दिष्ट धारा यूज नहीं की जाती, ठीक है। वो एक समान दिष्ट धारा ही यूज की जाती है। तो आपको ये बात बोलना नहीं है, ना ही ये ऑब्जेक्टिव में आएगी, मैंने अपने से अलग से ये बात आपको बता दी, ठीक है। अब हम एसी धारा के लिए चलेंगे। इधर देखिए,
एसी धारा क्या है,